Currently, there are only two countries in the world where India does not have high commissioners by design. Can you name those two countries? The first country is Pakistan, and the second country is Canada. Now imagine, how can Canada, a vibrant multicultural democracy like India, member of the Commonwealth, member of the G20, member of the G7, be put in the same basket as Pakistan? And the third factor is, of course, trade. That's the third thing. Because Trump, immediately after arriving back in the White House, has imposed sweeping tariffs on both Mexico and Canada, despite the fact that there is a US-Mexico-Canada agreement, which is a free trade agreement. Canada's economy is tied so deeply with America. Every day, $2 billion worth of goods traverses between Canada and the United States. मौजूदा वक्त में दो चीजें सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं, एक है डिफेंस और दूसरी है डिप्लोमेसी। जो चीजें जंग के मैदान में सॉल्व नहीं हो सकती, उसे बातचीत की मेज पर लाकर सॉल्व किया जाता है डिप्लोमैट्स द्वारा, और इनके सबके सिरे चढ़ते हैं हमारे काबिल डिप्लोमैट्स। हमारे साथ ऐसे ही एक वरिष्ठ डिप्लोमैट आज मौजूद हैं हमारे बीच में, एम्बेसडर विकास स्वरूप। एम्बेसडर स्वरूप कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे हैं, साथ में जॉइंट सेक्रेटरी एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन यानी भारत के प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने सिर्फ डिप्लोमेसी में ही नाम नहीं कमाया है, उनकी लेखनी भी बहुत कुछ कह जाती है। आपको ध्यान होगा एक पिक्चर स्लमडॉग मिलियनेयर का। स्लमडॉग मिलियनेयर उन्हीं की रचित एक पुस्तक Q&A पर आधारित है। तो अब हम TFI टॉक्स में स्वागत करते हैं एम्बेसडर विकास स्वरूप का। नमस्कार सर। नमस्कार कर्नल साहब। सर, आज मैं आपको सवालों के कटघरे में रखूंगा और सवालों के बाद में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी आपकी तरफ दागे जाएंगे। फौजी हूं इसलिए गोलियां दागना मेरा फर्ज बनता है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। ये मुझे आपकी अदालत जैसा लगने लग रहा है। सर, भारतीय विदेश सेवा से लेकर लिटरेचर तक की आपकी यात्रा बड़ी सुखद और अनुभवी रही है। आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगे इसके बारे में? देखिए, भारतीय विदेश सेवा में मैंने प्रवेश किया था 1986 में और फिर सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2021 में। तो 35 साल की यात्रा रही और बहुत अच्छी यात्रा रही मैं कहूँगा। लेकिन जो लेखनी है मेरी, वो जागृत हुई है बहुत लेट, क्योंकि मैंने ये पुस्तक जो है Q&A, जिसका जिक्र आपने अभी किया, जो स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में परिवर्तित हुई थी, ये मैंने मात्र 2 महीने में लिखी थी जब मैं लंदन में पोस्टेड था, और लंदन में मैं पोस्टेड था 2000 से 2003 के बीच में। इसके मतलब है कि 15 साल फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद ये लेखनी एक तरह से चली है, और उसके बाद फिर अब तक 4 नॉवेल्स लिख चुका हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो डिप्लोमेसी और लेखनी दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, बिकॉज़ दोनों ही एक तरह से स्टोरी टेलिंग के बारे में। डिप्लोमेसी में आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडिया, भारत की क्या कहानी है, और स्टोरी टेलिंग में आप क्या करते हैं? भारत की कहानियों को उजागर करते हैं। तो एक तरह से दोनों में ये समानता है, लेकिन भिन्नता भी है। सबसे पहली भिन्नता ये है कि डिप्लोमैट्स को तो पर्दे के पीछे होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट तो सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही लेना चाहिए, डिप्लोमैट्स को पर्दे के पीछे ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन एज अ लेखक, एज अ राइटर, अब आपको आउट देयर प्रमोट करना पड़ता है अपनी पुस्तक को, आपको पब्लिक के सामने जाना पड़ता है, अपनी पुस्तक के बारे में बात करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये एक फ़र्क भी है। बट मेरे लिए मैंने दोनों को एक साथ में चला सका इसलिए क्योंकि मैंने कंपार्टमेंटलाइजेशन सीखा। क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहता था कि मैं एक राइटर हूँ हु इज़ मैस्करेडिंग एज अ डिप्लोमैट। आई वाज ऑलवेज अ डिप्लोमैट हु राइट्स एंड राइट्स इन हिज स्पेयर टाइम। इसका मतलब ये है कि जब अगर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसमें मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं लिख सकूँ। और इसीलिए अगर आप देखें, मेरी तीसरी किताब थी द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस। वो मैंने तब लिखी थी जब मैं जापान में पोस्टेड था एज कॉन्सल जनरल। और उसके बाद मेरी चौथी किताब आई है जिसका नाम है द गर्ल विद द 7 लाइव्स। वो पिछले साल आई, 11 साल के अंतराल के बाद। तो 11 साल का अंतराल इसीलिए हो गया क्योंकि मैं इतना मशगूल था अपने ऑफिशियल जॉब में कि लेखनी के बारे में सोचने का भी ख्याल नहीं आया, ये तो दूर कि मैं लिख लूँ। वो जब सेवानिवृत्त होने के बाद ही फिर मैंने कलम दोबारा उठाई, और अब वो क्योंकि मेरे पास वो मैं क्या कहूँ, एक तरह से वो जिम्मेदारियाँ नहीं थी जो कि जिम्मेदारी मेरे पास थी जब मैं एक राजनयिक था। तो तब फिर मैं 100% कंसंट्रेट कर सका अपने राइटिंग में,
और उसका नतीजा हुआ ये मेरी चौथा उपन्यास। सर, मैं तो ये मानता हूँ कि डिप्लोमेट कभी रिटायर नहीं होते। डिप्लोमेट हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं, और जैसे आप भी अपने तरीके से देश की सेवा भी कर रहे हैं। आप लिटरेरी फेस्टिवल्स में जाते हैं, आप थिंक टैंक्स में जाकर अपने विचार रखते हैं, आप बच्चों को प्रेरित करते हैं अपने जिस प्रकार से हमारी ऑडियंस आज बैठी है, आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सर, थोड़ा सा चलते हैं करंट पॉलिटिक्स पे। अभी वी हैव सीन दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ट्रैवल्ड टू कनाडा and they were hosting the G7 summit. How he went there, what call came, how he reached there, it came into a lot of politics. But the background was that the relations between India and Canada, they were taking a sort of a beating. How do you visualize this relation which was being soured, and what effect did Prime Minister Modi's visit to Canada make a difference? I think that's a very important question that you have raised, Colonel Chaubey, because let me put it in this way. Currently, there are only 2 countries in the world where India does not have high commissioners by design. Can you name those 2 countries? The first country is Pakistan and the second country is Canada. Now imagine, how can Canada, a vibrant multicultural democracy like India, member of the Commonwealth, member of the G20, member of the G7, be put in the same basket as Pakistan? But this is the reality of the relationship between India and Canada. After Prime Minister Trudeau made those absolutely wild allegations against India that we assassinated a Canadian citizen on Canadian soil, the relationship went into a deep freeze. And I think this invitation that came to Prime Minister Modi from the new Prime Minister of Canada, Mark Carney, I think was a result of 3 factors which I call the 3 T's. What are these 3 T's? The first T is Trudeau. One of the main sources of the animus against India was Trudeau. We never had a problem with Canada. We had a problem with Prime Minister Justin Trudeau, because he had a personal connection with the Khalistani elements, and because of that, he came under pressure from them, and that is why repeatedly he tried to interfere in India's domestic affairs. We saw this during the farmers' protest when no other world leader opened his or her mouth, but Justin Trudeau immediately issued a statement that we stand in solidarity with the farmers, without understanding what is the context. As I said, if these farmers were from Telangana, he would not have opened his mouth, but because the farmers were from Punjab, and that is part of his domestic constituency base, he opened his mouth. So the first factor was the removal of Justin Trudeau from the scene. When Justin Trudeau decided to retire from politics, that opened up a window for a reset in India-Canada relations. So that was the first T. The second T is Trump. Trump's arrival as the President of America for the second time, I think, has caused a political earthquake. And literally, it completely upended the political dynamics within Canada. Because still about 7 months ago, if you saw the opinion polls in Canada, because Canada was due to have general elections in 2025, but if you looked at the opinion polls, it was almost guaranteed that Pierre Poilievre, the leader of the Conservative Party, was going to win a massive victory, about 200 plus seats in the House of 343, and that the Liberal Party might even have come third, because Justin Trudeau was so unpopular. But then 2 things happened. First, Justin Trudeau decided that he's no longer going to be the Prime Minister of Canada, he's going to retire. And secondly, Trump arrived in the White House. And what was one of the first statements that Trump made after he took over on the 20th of January? That I think Canada should be the 51st state of America. And that, led to so much indignation in Canada, because Canadians are very proud people at the end of the day. I mean, if imagine somebody said we want India to be the next state, I mean, how would we react? So Canadians also reacted like that. And because Pierre Poilievre as a conservative was seen as a clone of Trump in terms of his social policies, in terms of his economic policies, Canadians did not accept that. Of course, he also increased his tally because there was a lot of anti-incumbency. But the Liberals once again came back to power, because in Mark Carney, they found a new leader, who was the central bank governor. He was the governor of the Bank of England during Brexit. He was governor of the Bank of Canada during the global economic crisis. So he came with very solid credentials, and he was able to inspire Canadians that in Mark Carney, we have a leader who can stand up to Trump. And the third factor is, of course, trade. That's the third T. Because Trump, immediately after arriving back in the White House, has imposed sweeping tariffs on both Mexico and Canada, despite the fact that there is a US-Mexico-Canada agreement, which is a free trade agreement. And Canada's economy is tied so deeply with America
every day $2 billion, every day $2 billion worth of goods traverses between Canada and the United States. 90% of their oil goes only to America. 76% of their exports go only to America. So now if Trump says I'm going to put 25% tariff, then obviously, Canadian exports are not going to be competitive, which means Canada needs to diversify. And where else to diversify but to the fastest growing major economy in the world, which is India. So I think it was a combination of these three factors, plus the fact that India now has a certain heft, certain weight in international affairs. And Prime Minister Modi has been a permanent invitee to every G7 since 2018. I think, and the fact that there was pressure on him from the other G7 partners that how come you are doing a G7 without India? So that is why the invitation came late, but the invitation did come, and Prime Minister Modi was magnanimous enough to say, okay, even though you invite me 1 week before the summit, I will come, because I think India also wanted a reset in India-Canada relations. So I think the G7 was a sideshow. Main thing was the bilateral meeting between Prime Minister Modi and Prime Minister Carney, which, as you know, has now led to the return of the High Commissioner. So Canada will no longer be in the same bracket as Pakistan. I think there will be a restart of the Comprehensive Economic Partnership Agreement dialogue, and I think many other things are going to follow. सर, आपका अनुसरण करते करते मैंने भी कुछ लिखने की सोची थी. So I wrote a short article on India-Canada relations, keeping in view the G7, and there I made a statement that there will be a handshake between Prime Minister Carney and Prime Minister Modi. So when handshake happens at such a place, it doesn't mean it is the end of conflict. It is the start of negotiations. Correct. Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मेरे ख्याल से अब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आगे होगी. सबसे शुरुआत हो गई है हाई कमिश्नर्स के रिटर्न से, जो मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीज़ों पर बात. और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट का डायलॉग है. तो सबसे बड़ी बात है, अब आपके पास एक मैकेनिज्म है. अगर आपके पास जो भी कंसर्न्स हैं, आप उस मैकेनिज्म के जरिए से वो कंसर्न्स को उठाइए, लेकिन बाकी रिलेशनशिप को तो आप एक सिर्फ इंसिडेंट के दायरे से मत देखिए ना. सर, मेरा मानना ये भी है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने अपनी पूरी पॉलिटिकल हेफ्ट को पीछे छोड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया, क्योंकि आपको पता है कि कैनेडियन पॉलिटिक्स में खालिस्तान की क्या जगह है. बिल्कुल. और वो शुरू से उस चीज को सपोर्ट करते रहे, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से. So what are your views on this invite which came from Prime Minister Carney to Prime Minister Modi? Yes. So as you have rightly said, I talked about the 3 T's, which were the factors responsible for this invite. But more than that, you see, जो प्रधानमंत्री कार्नी हैं वो एक रिटेल पॉलिटिशियन नहीं है. एक तरह से कहा जाए तो उनको तो पॉलिटिक्स में पैराशूट कराया गया ना, बिकॉज वो तो बैंकर थे. उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था. वो पहले प्रधानमंत्री हैं कनाडा के जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री पद पे आए उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे. तो इस तरह से उनके पास वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैगेज नहीं था जो जस्टिन ट्रूडो के पास था, कि खालिस्तानियों ने उनके फेवर्स किए हैं इसलिए उनको वो फेवर्स रिटर्न करने. तो कार्नी साहब के पास इस तरह का कोई बैगेज नहीं था, और वो एक प्रैग्मेटिक हैं, व्यवहारिक पॉलिटिशियन हैं. उन्होंने पहले से अपने कैंपेन ट्रेल पे भी उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आप भारत के साथ कैसे पेश आएंगे, भारत के साथ आपका क्या रुख रहेगा. तो उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ जो हमारी करंट पॉलिसी है वो नहीं वर्क कर रही तो मैं इस पॉलिसी को बदलूंगा. और उन्होंने देखा कि वो पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी को, स्पेशली एट अ टाइम जब आपकी खुद डोमेस्टिक इकॉनमी क्राइसिस में. तो मेरे ख्याल से ये हुआ, और आपने ये भी देखा होगा तुरंत ब्लो बैक शुरू हो गया कनाडा में. जो खालिस्तानी उनके ही कॉकस के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन जो खालिस्तानी सिंपैथीज रखते हैं, वो उनके पास पहुंच गए. ये कार्नी साहब ये बहुत गलत कर दिया आपने कैसे भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दे दिया. तो कार्नी साहब ने उनको समझाया कि देखिए ऐसे नहीं, ये न्योता इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत इस समय इज़ पार्ट ऑफ एवरी सोल्यूशन, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. और सेकेंडली बात उन्होंने ये भी कही कि मेरे पास बाकी G7 कंट्रीज़ के साथ के ऊपर से प्रेशर था कि हमें करना है, और थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमें रिलेशनशिप को एक नए रास्ते पे आगे बढ़ाना है, नई दिशा प्रदान करनी है. सर, जैसे ये खालिस्तान की समस्या या भारत विरोधी तत्व जो हैं वो कई देशों में मौजूद हैं. बिल्कुल. ऐसे देश जो इनको प्रश्रय देते हैं, उनके साथ में भारत को किस प्रकार से डील करना चाहिए? इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं. एक तो क्योंकि हम खुद एक लिबरल डेमोक्रेसी हैं तो हमें पता है कि फ्री स्पीच क्या होती है, प्रोटेक्टेड स्पीच क्या होती है. लेकिन हमको ये भी पता है कि प्रोटेक्टेड स्पीच का दायरा कहाँ तक जा सकता है. अब आप देखिए कनाडा में क्या हो रहा था. प्रोटेक्टेड स्पीच के नाम पे वो एक फ्लोट निकालते हैं जिसमें इंदिरा गांधी को दिखाया जा रहा है कि किस तरह उनको गोलियों से भूना जा रहा है. उनके गुरुद्वारों में जो खालिस्तानी गुरुद्वारे हैं उसमें कौन उनका सबसे बड़ा नेता है? तलविंदर सिंह परमार.
तलविंदर सिंह परमार कौन है आप लोग जानते हैं? तलविंदर सिंह परमार इज़ द मेन पर्सन हु वाज अक्यूज्ड ऑफ मास्टरमाइंडिंग द ब्लो अप ऑफ कनिष्का फ्लाइट 182 ऑन द 23rd जून 1985, जिसमें 339 लोगों की जान गई, और अधिकतर जो अभी भी कनाडा का सिंगल बिगेस्ट डोमेस्टिक टेररिस्ट इंसिडेंट है। तो ऐसे आदमी को तो आप लाइनाइज कर रहे हैं। तो इन सब कंट्रीज़ में, कनाडा में खासकर क्योंकि मैं वहाँ राजदूत था, मैं ये कह सकता हूँ, मैं उनसे ये कहता था कि यहाँ पे खालिस्तान का मूवमेंट है, चलिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो खालिस्तानी हैं वो जो आपका सिख समुदाय है उसका मात्र 2% रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो आप उनके ओकेजन्स में क्यों जाते हैं? आपका प्रधानमंत्री उनके ओकेजन्स में क्यों जा रहा है? मेरी मेन सवाल यही था कि अगर वो एक फ्रिंज ग्रुप है और 2% रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर आप उनको भी दरकिनार करिए, आप उनको रहने दीजिए 2% पे। लेकिन आप अगर आपका प्रधानमंत्री उनके ऐसे फंक्शंस में जा रहा है जहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, इंडिया मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद और इस तरह के नारे लग रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये तो दिखाता है कि आप भी एक तरह से समर्थन कर रहे हैं, आप शामिल हैं उसमें। तो हम लोग यही कहते थे। और तीसरी बात ये है कि हमें उनको पुख्ता सबूत देने होते थे, क्योंकि हमें पता है ये जो खालिस्तानी हैं ये कहते हैं कि हम फ्री स्पीच के वोटरी हैं ये वो, लेकिन एक्चुअली ये गन रनिंग कर रहे हैं, ये ड्रग रनिंग कर रहे हैं, ये ISI से मिले हुए हैं, पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं जो खालिस्तानी टेररिस्ट कनाडा में जो हैं उन तक ट्रेस किए गए। तो वो सब हम एविडेंस कलेक्ट करके उनको देते थे। और आपको पता होगा कि कितने डोसियर्स हमने कनाडा को प्रोवाइड किए इन सिख आतंकवादियों के बारे में जो आपके देश में पनाह लिए हुए हैं और जो भारत में हुड़कंप मचाए हुए। वैसे मैं तो इनको सिख भी कहना पसंद नहीं करूंगा, एक खालिस्तानी एक अलग ही समुदाय मान के चलो। नहीं, अब बने इसको क्या बने है तो ये फ्रिंज ही, बिकॉज देखिए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो सिख कम्युनिटी है बाहर आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहती है। उन सब का किसी का बिजनेस का रिश्ता है, किसी का परिवार का रिश्ता है, किसी का लैंड का रिश्ता है। तो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते होंगे तो आपके जो काम होंगे पंजाब में वो अच्छे तरह से हो जाएंगे। अगर इंडिया के साथ रिश्ते खराब होंगे तो वो काम आपके नहीं होंगे। तो वो तो सब अच्छे ही रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन ये कि ये 0.01% या 2% का जो एक ये फ्रिंज ग्रुप है इसने हाईजैक कर लिया है पूरा नैरेटिव। यस सर, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हाँ, यही कह सकते हैं। सर, मैं आपकी अनुमति से ऑडियंस से चाहूंगा, जी जरूर, प्रश्न अगर उनके हैं तो कोई एक प्रश्न पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। सर गुड इवनिंग, माई सेल्फ आयुष पारेख। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि काफ़ी टाइम से इंडिया के कोई हाई कमीशन कनाडा में नहीं थे, एंड अभी जैसे G7 की मीटिंग के बायलैटरल टॉक्स के बाद में इट इज़ पॉसिबल कि विद इन 1 मंथ एक हाई कमीशन वहाँ भेज सके। सो सर आप जैसे कि एक हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू कनाडा रह चुके हैं, तो मुझे ये पूछना था, तो इस करंट सिचुएशन में ऐसी कौन सी चीज़ें होगी जिन्हें हम एक टॉप प्रायोरिटी के जैसे देख सकते हैं कि जो अभी करंट डायनामिक्स है, जो हमारे नए राजदूत जाएंगे उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या हो सकती है? तो उनकी टॉप प्रायोरिटी वही होगी, वो जो ऑलरेडी मैं कर्नल साहब के साथ बात कर रहा था कि जो रिलेशनशिप डीप फ्रीज में है उसको कैसे थॉ किया जाए, हम डीप फ्रीज से कैसे बाहर आएँ और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ें। बिकॉज ये एबनॉर्मैलिटी थी। कनाडा के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं, 1950 से बहुत अच्छे संबंध, बड़े सुदृढ़ संबंध रहे हैं, और सडनली सब कुछ डीप फ्रीज में चला गया। यहाँ तक कि राजदूत एक्सपेल कर दिए गए। सोचिए, जो हमारे राजदूत थे वहाँ, संजय कुमार वर्मा जी, उनको वहाँ से देश निकाला का वो दे दिया गया, घोषणा पत्र एक तरह से कि आप निकल जाइए हमारे देश से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था भारत और कनाडा के बीच में, लेकिन हो गया। तो अब हम लोग को एक तरह से जो बिखरी हुई पीसेस हैं उनको फिर से समेटना है और फिर से हमें एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंटैरिटी और रिलेशनशिप की तरफ वापस बढ़ना है, जिसमें इकोनॉमिक टाइज होंगी, कल्चरल टाइज होंगी, कॉन्सुलर टाइज होंगी। बिकॉज बीच में आपको पता है वीज़ा देना भी बंद हो गया था कनाडा से। जी सर, हाँ। जबकि कनाडा में इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, सोचिए उनके लिए आने जाना कितना मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि जब वीज़ा ही हम नहीं इशू कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से मेन उनका इस समय जो टास्क होगा हमारे नए राजदूत का, वो यही होगा कि कनाडा इंडिया रिलेशंस को डीप फ्रीज से बाहर निकालें, जो ट्रेड और इकोनॉमिक लिंक्स जो तोड़ दिए गए थे या जो सस्पेंड कर दिए गए थे उनको दोबारा जोड़ें, और कम्युनिटी के साथ भी हम एक फिर से दोबारा वो कनेक्शन स्थापित करें और इंडिया कनाडा रिलेशंस को वापस एक तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। सो सर अभी जैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट के स्टेज पे है रिलेशंस, बट जो अगेन कुछ समय बाद जो प्रीवियस गवर्नमेंट का
कह सकते हैं एक मोटिव था उनके ऑडियंस को खुश रखने के लिए, उनके वोट बैंक्स को बचा के रखने के लिए। तो इन नई गवर्नमेंट में भी तो सर कुछ समय बाद ऐसा एक डेवलपमेंट हो सकता है थिंकिंग प्रोसेस में कि हमें हमारी ऑडियंस को तो देखना ही होगा, वरना हमारा वोट्स बैंक गिर जाएंगे। तो सर उस चीज़ से हम जो मेन खालिस्तान वाला इशू है, उस चीज़ से इंडिया और कनाडा मिलके कैसे डील कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है कि जो डायनेमिक्स पहले ऑपरेट कर रहे थे वो फिर से ऑपरेट करेंगे। खालिस्तान लॉबी फिर से एक्टिव हो जाएगा कि भाई निज्जर को मार दिया गया है और वो इंडियन एजेंट्स ने मारा है, तो उसका भी इलाज है। देखिए अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका में एक हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिक्स फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था चलाते हैं। वहाँ पे भी आरोप क्या था कि इंडियन एजेंट्स ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने एक हायर किया एक कॉन्ट्रैक्टर को जो कि उनको उड़ा सके, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो खुद ही एक खुफिया उनका अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज का एक खुफिया आदमी था, तो उसने तो पोल खोल दी। तो उसका देखिए अमेरिका ने उसको कैसे डील किया। अमेरिकन राष्ट्रपति तो नहीं उनके कांग्रेस में खड़े हो गए, वाइट हाउस से उन्होंने बयान दे दिया कि देखिए भारत ने ये क्या किया, ये बहुत गलत काम है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये दिस इज़ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई जो हुआ है ये गलत हुआ है, अगर ये गलत हुआ है तो इसमें हम जांच करेंगे, और जांच में अगर निकला कि वाकई इंडियन एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे तो फिर इंडिया से जवाबदेही होगी। लेकिन हम जो बाकी ब्रॉडर रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो उस पर आँच नहीं आने देंगे। तो इसलिए अगर आपने देखा उन्होंने वहाँ पे भी एक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है। एक निखिल गुप्ता हैं, उनको चेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका ले जाया जा चुका है और एक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है वहाँ। लेकिन अमेरिका के साथ हमारा डिफेंस, हमारा ट्रेड, हमारा टेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों पे लगातार वार्तालाप होता रहा, आदान प्रदान होता रहा विजिट्स का। कनाडा ने रिवर्स रवैया अपनाया, नहीं ये इंडिया ऐसी कंट्री है इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम ट्रेड करेंगे, ना हम कोई वार्तालाप करेंगे, ना हम कोई विजिट्स करेंगे। तो वो टेम्पलेट गलत टेम्पलेट निकली है और उसी की वजह से मोदी जी के पास ये निमंत्रण आया था। तो मेरे ख्याल से कनाडा भी अब समझ गया है कि हम एक सिर्फ उस एपिसोड को लेके पूरे रिलेशनशिप को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब एक मैच्योर वे में डील किया जाएगा। एक ये इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है जो मैंने बताया, जो लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी डायलॉग है। आपको जो भी कंसर्न है उसमें रेस कीजिए। उस 4 लोगों को कनाडा ने ऑलरेडी गिरफ्तार किया हुआ है, 4 इंडियन नेशनल्स को निज्जर को मारने के लिए गिरफ्तार किया हो। आप उनसे उगलवाइए कि किसने भेजा था, क्या था, जो भी है वो निकलेगा, और उसमें जो निकलेगा अगर उसमें कल्पेबिलिटी है तो फिर वो उस पर बात की जाएगी। लेकिन बाकी जो रिलेशनशिप है कि आप सब कुछ ही रोक दो, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कनाडा हमारा नंबर 1 एक्सपोर्टर था पल्सेस, पीस, पोटैश जैसी चीज़ों के लिए। कनाडा से हमने यूरेनियम तक लिया हुआ है। तो आप वो सभी चीज़ रोक दो और दांव पे लगा दो पूरी रिलेशनशिप को एक इंसिडेंट को लेके, ये तो फिर वाजिब चीज़ नहीं है। तो जिसका रियलाइजेशन हुआ है, तो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं, येस पुशबैक खालिस्तानी लॉबी से तो हो गई क्योंकि वो एक काफ़ी पावरफुल लॉबी है कनाडा में। लेकिन मेरे ख्याल से मार्क कार्नी साहब एक डिफरेंट तरह के प्रधानमंत्री हैं, वो उतने दबाव में नहीं आएंगे जितना ट्रूडो आए थे। एटलीस्ट ये मेरा मानना है। हो सकता है आगे क्या होगा तो कोई कह नहीं सकता। अभी वो भी अभी नए ही प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ट्रूडो वाला मेरे ख्याल से हादसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू सर। ट्रूडो वाला हादसा दोबारा नहीं होगा, ये सर के क्लोजिंग रिमार्क्स से आपने क्वेश्चन सर आपके कनाडा के जो आपकी एक्सपीरियंस है उसका हम पूरा लाभ उठाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि हाउ इज द न्यू जनरेशन being placed and how do they attach themselves emotionally with India? हाँ, तो इसके देखिए ये डबल एज स्वॉर्ड मैं कहूँगा। एक तरफ तो स्पेशली जो खालिस्तानी लॉबी है, उनके जो नया जनरेशन है वो 1984 और ऑपरेशन ब्लू स्टार और इन सब चीज़ों से वो परे हैं, वो बाहर नहीं, वो नया जनरेशन है ना, उन्हें वो नहीं, उन्हें वो एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो वो एक तरह से इंडिया को नए नज़रिए से देख सकते हैं। बिकॉज जो पुराना जनरेशन है वो तो फिर वो माइग्रेट ही हुए हों कनाडा 1970 के दशक में, जब पंजाब में मिलिटेंसी पीक पे थी। तो इसलिए उनके जो परसेप्शन टुवर्ड्स इंडिया है वो कलर्ड है उस पर्टिकुलर एपिसोड से, और फिर जो 1984 में हुआ। लेकिन जो नया जनरेशन है जो 1984 के बाद पैदा ही हुए हैं, उनको उन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। माँ बाप से जो सुना है वो अलग बात है। तो एक तरह से ये एक होप प्रदान करता है कि भाई ये लोग उतने ब्रेन वॉश नहीं हो सकते हैं जितने वो लोग थे। लेकिन एट द सेम टाइम सेकंड प्रॉब्लम जो आपने कहा है वो बहुत वाजिब है कि उनको टच में रूट्स, उनको अपने रूट्स के बारे में नहीं पता है। उनको सिर्फ पता है मेरा नाम है गुरशरण कौर या मेरा नाम है कमलप्रीत सिंह, लेकिन सिख आइडेंटिटी एक्चुअली क्या है, इंडिया में सिखिज़म किस तरह थी, गोल्डन टेम्पल क्या है। तो इसीलिए हमने कई प्रोग्राम भी शुरू किए हुए हैं
डायस्पोरा चिल्ड्रन को अपने रूट से कनेक्ट करने के लिए। और ये प्रोग्राम बहुत सार्थक और बहुत सफल रहे हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर यही है कि हमारे बच्चे अब इंडिया जाते हैं टूरिस्ट की तरह और कहते हैं अरे यहाँ मक्खी है, मच्छर है, इस तरह करके वो चले आते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके असली में रूट्स क्या हैं। और एक तरह से जब आप डीपर कनेक्शन ऑफ इंडिया से जब आप खोजते हैं, मैं साउथ अफ्रीका में भी पोस्टेड था, और साउथ अफ्रीका का तो जो डायस्पोरा है वो तो और भी यूनिक है, क्योंकि वो 150 साल तक अपार्थाइड की वजह से इंडिया से कम्प्लीटली काट दिए गए थे। इसलिए उनकी तो इमेज ऑफ इंडिया है वो तो सिर्फ जो बॉलीवुड फिल्म उन्होंने वो भी पायरेटेड फिल्में देखी थी उसी पे बेस्ड है। जैसे मैं डरबन में था तो एक मैं उसके साथ चल रहा था टैक्सी ड्राइवर के साथ, तो टैक्सी ड्राइवर का नाम था उसका नाम था विजय सिंह। तो मैंने कहा तो विजय अब आपकी क्या व्हाट आर योर एस्पिरेशन? तो कहता है मैं सर चाहता हूँ कि मैं अपने रूट्स इंडिया में ढूंढूं जाकर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए आपको। तो कहाँ लगता है आपको जाना चाहिए? कहता है मुझे लग रहा है कि मेरे रूट शायद पंजाब में हैं, नहीं मुझे लगता है कि मेरे रूट शायद तमिलनाडु में हैं। तो बताइए, मैंने उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या माने नाम है तुम्हारा विजय सिंह, तुम तमिलनाडु के कहाँ से हो जाओगे। लेकिन उनको क्योंकि टोटली ऐसा से वो हिंदी फिल्म वगैरह देख दाख के दीवार फिल्म का कोई डायलॉग होगा या क्या पता क्या था। तो मेरा मतलब ये है कि डायस्पोरा कभी कभी जो है बिल्कुल ही कट जाता है जब इंडिया से, तो उसके कई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो उसी को ऑब्विएट करने के लिए हम लोग ने ये प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, ताकि जो डायस्पोरा के बच्चे हैं वो वापस भारत आके जो मॉडर्न इंडिया है उससे जुड़ सकें, अपने रूट समझ सकें, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी समझ सकें। Sir, are you referring to the No India program? Yes, there is a No India program also. There is a Know Your Roots also. In fact, पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक शुरू किया हुआ है। That's good. हाँ, अपना उसका नाम ही है उसका रूट्स करके, कि वो पंजाबी जो लोग हैं वो पंजाब जाके पंजाब सरकार मदद करेगी कि आप किस गांव से थे, उस गांव में आपको ले जाएंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम। Sir, because I am in touch with many students who attended the No India program. हाँ, And they are still searching for the roots. हाँ, आई नो। So नहीं, रूट्स वाला अलग है। नो इंडिया प्रोग्राम तो एक तरह से भारत दर्शन है कि आप आएंगे 2-2.5 हफ्ते के लिए, हम अपने खर्चे पे आपको वेरियस जगह ले जाएंगे, कुछ कल्चरल जगह ले जाएंगे, कुछ इकोनॉमिक जगह ले जाएंगे, कुछ टेक्नोलॉजिकल जगह ले जाएंगे, जैसे इन्फोसिस के कैंपस में हम आपको ले जाएंगे, ONGC ले जाएंगे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये रूट्स वाला है, ये स्पेसिफिकली ये है कि आप कहाँ से आए थे, आपके परदादा पूर्वज आपके कहाँ से आए थे, उस जगह से हम आपको परिचित कराना चाहते हैं, ताकि आप समझ सकें उस जगह का कल्चर क्या है, उस जगह के लोग क्या है, उस जगह की सभ्यता क्या है। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि इंडिया के बारे में जब आती लोगों की छवि तो स्नेक चार्मर की आती है, वो पहले आती थी, अब वो है माउस वाली। हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो उनको अब माउस के दर्शन नहीं, सही बात है। वो शशि थरूर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है शायद कि कोई एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था दिल्ली से, वो स्कीपॉल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम में वहाँ से ट्रांजिट कर रहा था, तो एक यूरोपियन आया उसके पास भागता हुआ एकदम पसीने से लथपथ, अरे तो इंडियन हो, तो इंडियन हो? कहे हाँ। अरे भैया मेरा लैपटॉप ठीक कर सकते हो? क्योंकि वो सोचते हैं ना कि भाई इंडियन है तो ये ज़रूर ये मैथ साइंस और IT का एक्सपर्ट होगा। तो ये नया इमेज है इंडिया की। सर, नया इमेज की बात है, इमेज जो होता है वो नैरेटिव के साथ साथ चलता है। करेक्ट। एंड हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा सर कि ऑन ग्राउंड जो थे वी हैड वन, बट समवेयर आई फील दैट इन द नैरेटिव वॉरफेयर वी वर फाउंड लैकिंग। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस? नहीं, सही बात है। देखिए आज का जो आधुनिक, इनफैक्ट यहाँ जो कई हमारे यहाँ इंटर्न्स हैं वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनको भी और वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, वो सिर्फ अब बैटल फील्ड पे नहीं फाइट किया जाता है। मॉडर्न वॉरफेयर अब आजकल साइबर फील्ड में ज़्यादा फाइट किया जाता है। और आप देखिए हमारे MOD का भी एक बयान आया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें 70% हम पाकिस्तान की तरफ फोकस थे इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल, और 30% हम डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने में लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा फैल रही थी। और उसमें देखिए हमारे चैनल्स का भी दोष मैं दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर दी कि बस हम आज तो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कराची को डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑलरेडी। यानी कहाँ से मैंने टोटली फेक खबर जो आप लेके आएंगे, और उसकी वजह से इनफैक्ट लोगों के दिल की धड़कनें बननी शुरू हो गई कि भैया पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं पाकिस्तान की मिसाइल हमारे ऊपर तो नहीं गिरने वाली है, जबकि कोई जनरल मोबिलाइजेशन हुई नहीं। ये ऐसा वॉर था जो सिर्फ फाइट किया गया था ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू, माने एयर कॉम्बैट भी डायरेक्ट नहीं हुआ एक तरह से। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन स्पेस में जो वॉरफेयर था, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था, और आई थिंक अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो हम सुधारेंगे। और आपने देखा ही है कि परसेप्शंस चेंज करने के लिए फिर हमने एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी भेजे,
कई कंट्री 30-34 कंट्रीज हमने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी भेजे ताकि वो समझ सके कि क्या वो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स थे जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, क्यों ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन पॉज है, स्टॉप नहीं हुआ है, और क्यों, और पाकिस्तान को किस नज़रिए से दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ नाउ द नंबर 1 कंट्री फॉर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। Sir, we'll come to the next question regarding the terrorist country. But before I come to the next question, I'll ask the audience to ask any question. Yeah, please. Ladies first. हाँ, ladies first. So my question is the follow-up question which you were talking about the India का जो image बना है अभी based on this Operation Sindoor. So where exactly we are lacking वो तो आपने बताया, but mostly I feel is that we focused more over physical impact of मतलब पाकिस्तान के side physically कितना नुकसान हुआ है उस पर ज़्यादा we have focused. I think that we are lacking to focus on its psychology, like जो terrorist psychology है, it is मतलब when we are fighting with terrorism in Pakistan, so by default we are fighting with Pakistan because terrorists are backed by Pakistan. So I have till some extent, do you feel कि हम उनकी psychology समझने में we are lacking somewhere? नहीं, उस मैं वजह आपसे से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट सबसे बड़ा वार तो हमने उनकी साइकोलॉजी पे किया है, आप भूल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो क्या कदम था कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को हम सस्पेंड कर रहे हैं, और इंडस वाटर्स ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो 1960 के दशक से लगातार इतने वॉर्स हुए, 3 वॉर्स हुए पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमने वो सस्पेंड नहीं की। लेकिन जो बेसरन में हुआ, पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद हमने वो इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दी। और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, जो नदियों के पानी हैं वो सब भारत से आके पाकिस्तान में जाते हैं। इसलिए अगर हमने उन पानियों को रोकना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के ऊपर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, आप ये सोचिए। क्योंकि इस समय 80% वो जो पानी है इंडस वाटर्स के, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 80% उन पर आधारित है, 80%। 1/3 जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इस पानी से जाती है। तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान, भाई अभी तो हमारे पास उतने बड़े रिजर्वॉयर्स नहीं हैं कि हम रोक सकें उस पानी को, लेकिन कल को अगर ये स्थगित हो गई है हमेशा के लिए ये ट्रीटी, जब तक पाकिस्तान अपना बिहेवियर में सुधार नहीं करता है, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। आप सोचिए, ऑलरेडी पाकिस्तान बिलबिला रहा है कि भाई ये इंडस वाटर्स तो हमारी लाइफ लाइन है, जैसे इजिप्ट को कहते हैं इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल। तो अगर ये पानी रुकना बंद हो गया, स्पेशली गर्मी के मौसम में या जब पानी में मंदी रहती है, तब आपने एकदम ही रोक दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे एकदम। तो हमने गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया है। अब आप टेररिज्म के बारे में, आप कश्मीर के बारे में बाद में बात करना, पहले तो आप इंडस वाटर्स ट्रीटी पे बात करो। तो ये एक तरह से हमने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया है पाकिस्तान के साथ। तो ये कहना कि हमने उनकी साइकोलॉजी नहीं समझी, आई थिंक मेरे ख्याल से ये गलत होगा। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है पाकिस्तान के साथ। अब उसका फैसला क्या होगा, इवेंचुअली वो सस्पेंड ही रहेगी या पाकिस्तान कुछ पेशकश करेगा और अपने बिहेवियर में सुधार लाएगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन फ़िलहाल वो स्थगित है, और आपने देख ही लिया है कि अगर वाटर स्टॉप तो ब्लड विल फ्लो और क्या क्या पाकिस्तान से बयान आने शुरू हो गए उसके बाद। तो दिस शोज़ कि उनके साइकोलॉजी के ऊपर कितना बड़ा आघात लगा है इससे। So there is no better person than a diplomat to understand this psychology. Yeah, exactly. And sir, during your experience as a diplomat, sir, you would have taken a number of decisions. Some decisions would have been stupendous, but some not so palatable. Would you like to share any such incident where you took a decision, but now, if you see in hindsight, you could have taken some other decision? If in case you want to share. Look, diplomats don't take decisions, we implement decisions. पहली बात तो ये है, हम लोग तो मैसेंजर्स हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक दायरा तय करती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इन दायरों के बीच में चलेगी, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली। तो एक मैं कहूँगा कि जब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी इस विज़िट से पहले वाली विज़िट जो थी वो 2015 में थी, अप्रैल 2015 में जब वो कनाडा आए थे। उस समय मैं अंडर स्टडी बन के गया था, जो उस समय JSXP थे, और उस विज़िट से लौटते ही मैं आई टुक ओवर एज ऑफिशियल स्पोक्समैन। तो वो मेरी एक तरह से विज़िट थी तो समझने के लिए कि भाई बाहर क्या होता है। तो उस विज़िट के दौरान बहुत करीब आ गए थे इंडिया और कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने के लिए। ऑलमोस्ट ये था कि बस साइन कर दें या ना कर दें। तो दोनों ही साइड पे हो सकता था कि कर भी सकते तो नहीं भी कर सकते थे, बट इवेंचुअली फैसला लिया गया कि नहीं, अभी थोड़ा सा
आईज को अभी डॉट करना है, पीस को थोड़ा सा और क्रॉस करना है तो थोड़ा रुक जाते हैं, और वो जो रुके हम 2015 में, तो 2025 आ गया, अभी तक वो नहीं हो पाया। तो ये मैं कहूँगा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। अगर उस समय कर लेते तो मे बी ये जो और चीज़ें हुई वो शायद नहीं होती, क्योंकि ट्रेड इंडिया और कनाडा का इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता उसकी वजह से कि वो और कई उसका इम्पैक्ट कई और सेक्टर्स पे भी हो सकता था। Thank you so much, sir. I'll now request the audience, if in case you have any questions, before we move on to the rapid fire. So good afternoon, sir. I'm Siddharth Yes. So you have been an official spokesperson in Ministry of External Affairs. So what was the homework you did before you faced the media? Because those firing round questions would have been so fearful. बिल्कुल, ये So- बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, मुझे तो अगर मैं एक एनालॉजी दूँ तो मुझे लगता था कि हर थर्सडे को 4 बजे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कि मेरा एक एग्ज़ाम हो रहा है। मैं उसको एग्ज़ाम ही की तरह लेता था, क्योंकि 70 जर्नलिस्ट, जैसे आप लोग तो इस समय क्या 3, 4, 5, 10, 8, 9 लोग हैं, वहाँ 70 जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठते थे, और वो कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, एनीथिंग अंडर द सन। बिकॉज इस समय विदेश नीति जो है वो इतनी चीज़ों से जुड़ गई है, कोविड हो रहा है, वो भी एक तरह से विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ का एक एक्सटर्नल डायमेंशन है आजकल, तो इसलिए कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो हम लोग की प्रिपरेशन क्या होती थी, मंडे टू थर्सडे मॉर्निंग तक मैं सब अखबार पढ़ता था कि भाई इसमें से देख लें कि क्या सवाल आ सकते हैं, आज वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है, क्योंकि कई चीज़ों पे हम लोग ने जैसे ऑफिशियल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कहीं कुछ हुआ है तो उस पर मांग सकते हैं प्रतिक्रिया कि साहब वो गयाना में सरकार का परिवर्तन हो गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आप गेस करने की कोशिश करते थे कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो वो प्रिपरेशन होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सवाल, जैसे मैं कहूँगा, आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाते थे, क्योंकि आप हर चीज़ तो नहीं वो कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपकी ट्रेनिंग एज अ डिप्लोमैट काम आती है कि अगर चाइना पे है, साउथ चाइना सी पे, तो आपको पता है कि हमारे साउथ चाइना सी पे हमारी पॉलिसी क्या है, कि हम ओपन नेविगेशन चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहते हैं, हम हेजेमनी नहीं चाहते हैं, आपकी वो नीति क्या है। और पाकिस्तान पे आता था, उनके टेररिज्म के ऊपर आता तो बस गाली देनी है, फिर उसमें क्या करना है आपको कि पाकिस्तान इज़ द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, उसामा बिन लादेन देखिए वहीं पकड़ा गया एंड ऑल दैट, वो आपको पता है। तो बट मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा ऑफिशियल स्पोक्समैन वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या मैक्सिमम 2 सवाल पे पास दे सकता है कि भाई सॉरी, इस पे मेरे पास इमीडिएट प्रतिक्रिया नहीं है, बट मैं पता लगाता हूँ और आपको 2 घंटे में फ़ोन करता हूँ। लेकिन 2 से ज़्यादा सवाल पे अगर आपने कह दिया कि मुझे नहीं पता है, तो आप अच्छे स्पोक्समैन नहीं हैं। और मैं अपनी हेकड़ी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी 2 सवाल तक भी नहीं पहुँच पाया। मैं इतना रिसर्च करता था कि सब कुछ सिलेबस से ही आता था, और जो आउट ऑफ सिलेबस आता था वो पाकिस्तान चाइना वो हैंडल करना आता था मुझे। सर अगर यस Good afternoon, sir. My name is Navneet MP. So, sir, in your diplomatic career, you have worked in Ethiopia and South Africa as well. So, recently, Ethiopia was included in the BRICS, and it's also a member of the BRI, Belt and Road Initiative by China. So, how do you think India can handle a new member that's so closely associated with China in the BRICS? Well, don't forget, BRICS itself was started by China. I mean, in the sense that, the primary mover of BRICS is China. The Asian Investment Bank, AIIB, is a Chinese-led bank. The New Development Bank is headquartered in Shanghai, I believe. So, to say that, BRICS जो है उसमें चाइना का प्रभुत्व नहीं है या प्रभाव नहीं है, ये गलत कहना है. Yes, I think India's presence in BRICS is very important क्योंकि हम बैलेंसिंग करते हैं. अगर ब्रिक्स एक टोटली एंटी वेस्ट फोरम बन रहा है कि उसमें सिर्फ हम वेस्ट को गाली देंगे और यूएसए के खिलाफ बोलेंगे, तो हम बैलेंस कर दें, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट वेस्ट में भी हैं, हमारे इंटरेस्ट ग्लोबल साउथ में भी हैं, हमारे इंटरेस्ट रशिया और चाइना के साथ भी हैं, तो हम बैलेंस आउट कर देते थे. तो यही आई थिंक इथोपिया के साथ भी होगा. अब तो ब्रिक्स काफ़ी एक्सपैंड कर गया है, शायद 11-12 मेंबर्स अब हो गए हैं. इजिप्ट भी मेंबर हो गया है, इथोपिया भी मेंबर हो गया है, सऊदी अरेबिया भी शायद या तो मेंबर होने वाला है या हो जाएगा, यूएई शायद मेंबर हो गया है. तो मेरे ख्याल से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता भी दिखाता है कि इतने लोग दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं कि हमें भी भर्ती कर लीजिए इसमें, तो एक तरह, और दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है क्योंकि अब कंसेंसस करना और भी मुश्किल हो जाएगा. जब 5 मेंबर्स का ब्रिक्स था, BRICS, तो 5 लोगों के बीच में वार्तालाप होती थी, आप डिसीजंस जल्दी से रीच कर सकते थे. अब 11-12 लोग होंगे तो फिर 12 लोगों की आपको ओपिनियन लेनी है,
और उनके क्रॉस कटिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो उसमें भी आई थिंक इंडिया विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ बैलेंसर इन ब्रिक्स एंड इंश्योर कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे all countries are in any organization to protect their national interests and to advance their national interests. So to the extent that, you know, even in an expanded BRICS, we are able to control the narrative, you know, protect our national interest, I don't see any problem. Because China ने काफ़ी inroads अफ्रीका में किए हुए हैं, सिर्फ इथियोपिया नहीं, आप नाइजीरिया भी देखिए, आप तंजानिया देखिए, आप जिम्बाब्वे देखिए, जाम्बिया देखिए, हर जगह उनका इनफैक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर प्रॉब्ली चाइना ही होगा। Sir, if the audience don't have a question, I have a हाँ, personal question. बताइए। Sir, I know that you have worked in the field of digital diplomacy Yes. as your career as the JS6 speaker, and you've spoken about it at length. Sir, what changes have you experienced after you left that seat and now today where you're sitting, sir? या सो देखिए, मैंने जब टेक ओवर किया था, मैंने बताया ना अप्रैल 2015 में, उस समय डिजिटल डिप्लोमेसी शुरुआती हो रही थी। मेरे ख्याल से शायद इंस्टाग्राम भी नहीं था उस ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद है। इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था और ट्विटर था। अब तो ट्विटर भी एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, टिकटॉक आ गया है, दुनिया भर की और चीज़ें आ गई हैं। तो उस समय देखिए, पहली बात तो ये है कि जो विदेश मंत्रालय है वो अग्रणी रही है डिजिटल डिप्लोमेसी के मामले में, इन द सेंस जो सबसे पहला ट्विटर अकाउंट पूरे भारत सरकार में जो सेटअप हुआ था, वो जुलाई 2010 में भारतीय विदेश मंत्रालय के पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन ने पहला ट्वीट निकाला था। पूरे भारत सरकार में किसी भी डिपार्टमेंट के पास ट्विटर अकाउंट था ही नहीं उस समय। सबसे पहला ट्विटर अकाउंट पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन का था और जुलाई 2010 में उन्होंने पहली ट्वीट की थी। उस समय हमारे लिए भी ये बहुत नई चीज़ थी कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, इससे किस तरह का इंटरफेस होगा, क्या ये जनता भड़ास निकालने के लिए यूज़ करेगी या हम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए करेंगे, क्या होगा, किसी को पता नहीं था। इसलिए लोग बहुत डरे हुए भी थे और चिंतित भी थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ग्रेजुअली वी लर्न द रूल्स ऑफ द गेम कि भाई किस तरह होता है। सबसे बड़ी बात है डिजिटल डिप्लोमेसी में, देखिए कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया प्रेस रिलीज़ का। प्रेस रिलीज़ और ऑफिशियल कम्युनिके का ज़माना क्या था, 1 वे ट्रांसमिशन होता था। आपने एक प्रेस रिलीज़ निकाली साइक्लोस्टाइल की और बांट दी जर्नलिस्ट को कि भाई ये है। उसके बाद जर्नलिस्ट उससे कुछ निकाल के अपना एक फाइल ही कर सकते हैं, काउंटर सवाल नहीं है। लेकिन अब इस नए ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, आपसे भी सवाल हो सकता है। अब आप देखिए कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, तो आपको वो प्रतिक्रिया भी देखनी है और आपको उन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उनके जवाब भी देने हैं, तब आप एक रिश्ता कायम करेंगे। तो डिजिटल डिप्लोमेसी के आने से सबसे बड़ा जो चेंज आया है कि डिप्लोमेसी अब सिर्फ डिप्लोमैट्स तक सीमित नहीं रह गई है। अब उसमें कई सारे एक्टर्स होते हैं। बिजनेसमैन भी ट्वीट कर सकते हैं समथिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी, टेररिस्ट भी रिक्रूट कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, आप सोचिए। तो इसलिए कई एक्टर्स हो गए और सबसे बड़ी बात ये है कि अब स्पीड बहुत ज़रूरी हो गई है। ये अब वो ज़माना गया कि हाँ अच्छा 1 हफ्ते बाद निकालेंगे हम अपना साइक्लोस्टाइल प्रेस रिलीज़। अब आपको 1 हफ्ता नहीं, आपको 1 मिनट के अंदर, पाकिस्तान ने कुछ बयान दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना बयान देना है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव अगर आपने मिस कर दिया, अगर आपने तुरंत उसका जवाब नहीं दिया, तो आपकी जो साइलेंस है वो वैक्यूम फिल कर देगा दूसरी साइड। इसलिए तुरंत आपको एजिलिटी, स्पीड एंड एजिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स एम्पैथी एंड बिल्डिंग दैट कनेक्शन विद द ऑडियंस। तो डिजिटल डिप्लोमेसी इज़ अ टोटली न्यू फील्ड, बट आई एम हैप्पी टू से मैंने जब ज्वाइन किया उस समय हमारे पास 300,000 फॉलोअर्स थे। मैंने जब छोड़ा तो 1.1 मिलियन थे, अब 2.5 मिलियन हो गए हैं। तो दिस शोज़ कि हमारी डिजिटल डिप्लोमेसी एडवांस हो रही है, हम निरंतर नए नए माइलस्टोन्स तक पहुंच रहे हैं। सर, जैसे महानुभावों के स्टेटमेंट जो होते हैं वो कोट किए जाते हैं सर, तो मुझे याद है उस समय जॉइंट सेक्रेटरी एक्सपी जो थे वो एक स्टेटमेंट दिया करते थे कि वेयर द पिक्चर इटसेल्फ इज द मैसेज। वो बैठते थे हाई टेबल के साथ में और फोटो खींच के वहाँ से ट्वीट करते थे। वो एम्बेसडर विकास फोरम थे जो इस बात को कहते थे, and sitting inside the room we used to tweet, and just the picture tweet used to go and used to say that the picture itself is a message. करेक्ट, बिकॉज उसमें अब जैसे अब चाइना के साथ स्टेट बैंक्वेट हो रहा है, तो मैं भी बैठा हूँ वहाँ, तो बाकी सब लोग तो खा रहे हैं, मैं बैठ के जो मेन्यू है, मेन्यू की मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ और उसको ट्वीट कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता लग सके कि आज प्रधानमंत्री मोदी को चाइनीज़ गेस्ट, चाइनीज़ होस्ट जो हैं क्या सर्व कर रहे हैं। इसी तरह वाइट हाउस में ओबामा के साथ बैठे हुए हैं, मैं ट्वीट कर रहा हूँ मेन्यू कि क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री गए थे पाकिस्तान मिलने
नवाज शरीफ से टोटली आउट ऑफ द ब्लू अचानक जब गए थे, उनकी जन्मदिन था, 25 दिसंबर की बात है ये, तो सिर्फ 3 लोग गए थे प्रधानमंत्री के साथ, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, विदेश सचिव जयशंकर जी और मैं, और बाकी सब लोग एयरपोर्ट पे ही थे। और मेरा काम यही था कि भाई आप ही हो जर्नलिस्ट को जो कुछ भी बताना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहाँ तो मुझे नवाज शरीफ साहब से उनका वाईफाई लेना पड़ा पासवर्ड कि भाई कैसे मैं यहाँ से ट्वीट करूँगा। तो ये सब भी होता है डिप्लोमेसी। ठीक है सर, अभी बहुत सवाल जो थे वो आरामदायक थे। अब हम एम्बेसडर स्वरूप को एक टाइट कॉर्नर में डालना चाहेंगे Oh my God. विद रैपिड फायर क्वेश्चन सर। सो रैपिड फायर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है सर कि ऐसी कोई पुस्तक का नाम बताइए जो आपके कूटनीतिक जीवन में आपके लिए सहायक सिद्ध हुई। इसमें मैं कहूँगा एक किताब है जिसका नाम है डिप्लोमेसी, और उसके लेखक हैं जो सबसे बड़े डिप्लोमेट माने जाते थे, हेनरी किसिंजर साहब। हाँ, तो ये पुस्तक मैंने जब पढ़ी तब डिप्लोमेसी हम लोग को लगता था कि बड़ा एक पोलाइट नेगोशिएशन है 2 देशों के बीच में, लेकिन जब वो किताब पढ़ी तब पता लगा कि नहीं साहब, इसमें बेसिकली आपको अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, और ये बहुत कठिन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस भी हैं इसमें कि किस तरह आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि उसमें उसी में शायद ये कोटेशन है कि जो देश होते हैं उनके कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, उनके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। एंड डिप्लोमेसी, द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस योर इंटरेस्ट। तो ये किताब मैं रेकमेंड करूँगा। मैं हेनरी किसिंजर के व्यूज़ से मेल नहीं खाता हूँ, लेकिन इस किताब में एटलीस्ट जो उन्होंने डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा की है, पूरी ट्रीटी ऑफ यूरोप से शुरुआत करते हुए कोल्ड वॉर तक आए हैं, वो एक बहुत अच्छा परिप्रेक्ष्य उन्होंने दिया है कि डिप्लोमेसी भी किस तरह से इवॉल्व हुई। सर दूसरा प्रश्न है, लेखक विकास स्वरूप का फेवरेट लेखक कौन है? लेखक विकास स्वरूप का फेवरेट लेखक कौन है? विकास स्वरूप है। सर विदेशों में आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, सबसे यूनिक एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत क्योंकि हर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें रही हैं, लेकिन एक बहुत यूनिक अनुभव मेरा कनाडा में रहा। कनाडा में जो उनका जो विदेश मंत्रालय है, वो हर शायद 2 साल में एक बार एक नॉर्दर्न टूर ऑर्गेनाइज करता था। नॉर्दर्न टूर, अब आप सोचेंगे नॉर्दर्न टूर का क्या मतलब? नॉर्दर्न टूर का मतलब है वो कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में ले जाएगा आपको, और वहाँ की जनजीवन किस तरह का है उससे आपको एक्सपोज कराता था। तो वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था कि मैं आर्कटिक सर्कल क्रॉस करके गया, जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ होती है, पोलर बेयर्स रहते हैं, वहाँ पे किस तरह एस्किमो लोग रहते हैं, उन्होंने किस तरह का अपना घर बनाया हुआ है, किस तरह की वहाँ पे अर्थव्यवस्था किस तरह की है, वो सब देखने का एक अनुभव प्राप्त हुआ। तो वो मेरे ख्याल से बहुत यूनिक था, बिकॉज बहुत कम कैनेडियंस ही जा पाते हैं नॉर्थ आर्कटिक तक, और ये आर्कटिक सर्कल आप क्रॉस करके आप ऐसी जगह, इनूवी, इक्लावेट, येलो नाइफ, ऐसी जगह पे आप जाके हाँ वो दर्शन कर सके उनका, और वहाँ पे जो उनकी रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पे भी आप जाकर समझ सके कि किस तरह यहाँ पे इतने मुश्किल हालात में ये लोग काम करते हैं। तो दैट वाज क्वाइट एन आई ओपनर। सो ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस जो होते हैं वो एक दुर्लभ और यूनिक व्यक्ति के हो सकते हैं, और ऐसी ही शख्सियत है आज हमारे बीच एम्बेसडर विकास स्वरूप। आज स्वरूप साहब ने हमसे खुलकर बात की, दर्शकों के प्रश्न भी लिए, और मेरे ख्याल से सबको तृप्त भी किया। आपने इस तरीके से अपनी बात रखी सर, उसको देख के फिर आज मन करता है कि आपकी तारीफ पुनः की जाए, जो कि हम करते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद TFI टॉक्स के पद पर मंच पर आने का और हमसे बात करने का। थैंक यू कर्नल साहब। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई सवाल आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछे।